चलिए, तो हम लोग छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को देख रहे थे और मराठों के अंतर्गत सूबेदारी व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने बात किया था। जितने भी जो सूबेदार हैं, 8 सूबेदार के बारे में हम लोगों ने बात किया था, छत्तीसगढ़ में आए और शासन किए। और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा शासन को हमको देखना है, मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा को हमको इस वीडियो में पढ़ना है। 1818 से लेकर के 1830 तक का जो समय है, इस समय ब्रिटिशों के अधीन मराठा हम लोग पढ़ते हैं। और इसी समय बहुत सारे जो ब्रिटिश अधीक्षक हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं और छत्तीसगढ़ के जो प्रशासन है उसको संभालते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा ये जो ब्रिटिश अधीक्षक है इनको भेजा जाता था, मतलब कि टोटल यहाँ पर 6 ब्रिटिश अधीक्षक है, इन्हीं को हमको पढ़ना है। एग्जाम में यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा हुआ था, पिछले क्लास में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि 27 नवंबर 1817 को, ठीक है, 27 नवंबर 1817 को सीताबर्डी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना द्वारा अप्पा साहब की पराजय हो गई थी। अप्पा साहब की पराजय मतलब कि भोसलों की पराजय, मतलब कि ये जो नागपुर वाले क्षेत्र में जो मराठा थे उनकी पराजय हुई थी। तो ये जो मराठे हैं इनकी पराजय होने के बाद, मतलब कि अप्पा साहब के पराजय होने के बाद मराठों को अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, मराठों को अंग्रेजों की सहायक संधि मतलब कि अंग्रेजों के अधीन जाना पड़ा, मतलब कि अब मराठे अंग्रेजों के अधीन रह करके शासन करेंगे। ठीक, ऐसा हुआ। और इसी दौरान यहाँ पर जो अप्पा साहब है इनका अंग्रेजों से वैसे भी बनता नहीं था, हमेशा कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर के विवाद बना रहता था। फिर लगभग कुछ समय बाद अप्पा साहब नागपुर छोड़ करके भाग गए। ठीक है, और उनके बीच में जो भी विवाद हुआ होगा उसके बाद यहाँ पर जो अप्पा साहब थे वो नागपुर को छोड़ करके भाग गए। नागपुर छोड़कर जब भागे तो अगला जो नागपुर वाले क्षेत्र में जो शासक बनना चाहिए था, जो होना चाहिए, वो कौन होना चाहिए था, ये रघुजी तृतीय होना चाहिए था। ठीक है, और वैसे भी संधि इसी प्रकार से हुआ रहता है कि जब तक के रघुजी तृतीय वयस्क नहीं हो जाते हैं तब तक अप्पा साहब वहाँ के शासक रहेंगे, ऐसा टाइप से वहाँ पर संधि हुआ रहता है, ये सीताबर्डी की लड़ाई वगैरह के बाद। लेकिन यहाँ पर जब अप्पा साहब वहाँ से भाग जाते हैं, अप्पा साहब के भागने के बाद यहाँ पर जो रघुजी तृतीय हैं वो तो अल्पवयस्क हैं, ये तो शासन कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर 1818 से अब मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ब्रिटिश नियंत्रण शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश नियंत्रण अब आ जाएगा। 1818 से लेकर के 1830 तक के ब्रिटिश नियंत्रण रहेगा। और इसी ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों की नियुक्ति मतलब कि सुपरिटेंडेंट के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन संचालित होता है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल अभी याद रखेंगे यहाँ पर कि ये जो रघुजी तृतीय है इसके अल्प वयस्क होने के कारण, मतलब कि अल्प आयु होने के कारण 31 मई 1818 से मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश नियंत्रण शुरू हो जाता है। और ये नियंत्रण तब तक रहेगा जब तक के रघुजी तृतीय वयस्क नहीं हो जाते हैं, जब तक बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक के नियंत्रण रहेगा। और ये 1830 तक के ये इस प्रकार से ब्रिटिश का नियंत्रण मराठों के मतलब मराठों में रहता है। ठीक है, मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश का नियंत्रण रहता है। देखिए, तो अब यहाँ पर अब जब नागपुर वाले क्षेत्र में ब्रिटिश का नियंत्रण है मराठों के ऊपर, है ना, मराठों के ऊपर ब्रिटिश नियंत्रित करके मतलब नियंत्रण करके बैठे हुए हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो ब्रिटिश हैं ये अधीक्षकों को मतलब कि सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति करते हैं और इसी सुपरिटेंडेंट के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है वो संचालित किया जाएगा। तो ये देखो, ये जो ब्रिटिश अधीक्षक हैं इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पहले अधीक्षक जो आए थे वो कौन थे, कैप्टन एडमंड थे। इसके बाद एगन्यू आए, फिर हंटर आए, फिर सैंडिस आए, फिर विल्किंसन आए, फिर क्राफर्ड आए। तो इस प्रकार से 6 ब्रिटिश अधीक्षक हैं, इनका नाम को याद रखना होगा। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक लिखा हुआ है, इसको पढ़ करके आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि देखो, ए न्यू हंटर सैंडिस विल क्राई। ठीक है, ए न्यू हंटर सैंडिस विल क्राई, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका अर्थ आप लोग जैसे समझना चाहें या फिर कुछ बनाना चाहें तो ऐसा बना सकते हैं कि एक नया हंटर को देख करके सैंडिस रोएगा, है ना। एक नया शिकारी को देख कर कैसे याद रख सकते हैं, फिर जो हंटर होता है उसको देख करके सैंडिस रोएगा, ऐसे कुछ इसको आप चाहें तो बना के याद रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उसको रट लीजिए ऐसे, न्यू हंटर सैंडिस विल क्राई। तो ए से क्या रहेगा, एडमंड रहेगा। न्यू से क्या रहेगा, एगन्यू रहेगा। हंटर से क्या रहेगा, हंटर रहेगा। सैंडिस से सैंडिस रहेगा। विल से विल्किंसन रहेगा। क्राफर्ड मतलब क्राई से क्राफर्ड रहेगा। इस प्रकार से ट्रिक में पूरा जम जाता है और एग्जाम में यहीं से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका नाम दे देगा और सीक्वेंस में जमाने के लिए बोलेगा। ठीक है, क्रम में जमा इस प्रकार से पूछा जाएगा। चलिए, और कैसे प्रश्न बनता है, जैसे कि यहाँ पर पूछा जाता है कि पहले ब्रिटिश अधीक्षक कौन है। छत्तीसगढ़ में पहले ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे, तो कैप्टन एडमंड थे पहले ब्रिटिश अधीक्षक, इसको याद रखेंगे। अब जब पहले ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड जब आए, इस समय डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ।
ठीक है, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे। डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह किसके समय हुआ था? तो कैप्टन एडमंड के समय हुआ था। ठीक है, बस इतना एग्जाम में बनता है और इतना ही याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरे जो ब्रिटिश अधीक्षक आए, देखो ये कैप्टन एडमंड ज़्यादा दिन तक अधीक्षक यहाँ पर बनकर रहे नहीं, कुछ दिनों बाद यहाँ पर एगन्यू आए। ठीक है, नया अधीक्षक बनकर कौन आए? एगन्यू आए। 1818 में यही आए थे, मतलब ये 1818 में आए थे, उसके बाद ये चले गए, और 1818 में ही कौन आए? एगन्यू आए। तो एगन्यू आए तो इनके नाम में ही न्यू है, देखो एगन्यू है ना, एगन्यू, एगन्यू के नाम में क्या है? न्यू है। तो ये बहुत नए नए काम करवाते थे। ठीक है, इनके द्वारा बहुत सारे नए नए प्रशासनिक सुधार किया गया, नया राजधानी बनाया गया। जैसे कि देखो 1818 में छत्तीसगढ़ की नई राजधानी रतनपुर से रायपुर लेकर चले गए, मतलब नया राजधानी क्या बन गया? रायपुर बन गया। और नए नए इन्होंने प्रशासनिक सुधार भी किया, और नए प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? जैसे कि बहुत सारे मतलब प्रशासन को सुगम तरीके से संचालित करने के लिए बहुत सारे नए नए पद का इन्होंने सृजन किया। जैसे कि बरार पांडे एक पद होता था जिसका इन्होंने सृजन किया, पोतदार नाम का एक पद होता था, इनका इन्होंने सृजन किया, मतलब नया पद बनाया। अमीन नाम का एक पद बनाया था। तो ऐसे 3-4 पद हैं जिसको हम लोग लास्ट में जब प्रशासन देखेंगे, मतलब मराठा शासन में जो प्रशासन के बारे में बात करेंगे वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चाहे तो सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं कि एगन्यू द्वारा किन नए कर्मचारियों का या फिर नए जो प्रशासनिक पद है उन सबका सृजन किया था, ऐसे आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो एक तो बरार पांडे, ऐसे बरार पांडे है ना, बरार पांडे जो पद है इनका सृजन किया गया था। ठीक है, नए कर्मचारी का पद ये बरार पांडे सृजित किया। एक था पोतदार, पोतदार नामक एक पद था, पोतदार है, ठीक है, दार, तो पोतदार नामक एक पद है, इसका इन्होंने सृजन किया। इसी प्रकार से एक अमीन नाम का इन्होंने पद का सृजन किया था। तो ऐसे 3-4 पद हैं जिनका एगन्यू के द्वारा नया पद इनको बनाया गया था। ठीक है, ये सभी पद को एगन्यू ने बनवाया। चलिए, तो ये इस प्रकार से है, इसको याद रखें। प्रशासनिक सुधार इन्होंने किया, मतलब किया, प्रशासनिक पुनर्गठन इन्होंने किया। इसके अलावा इन्होंने 27 परगनों के स्थान पर 9 परगने में सीमित कर दिया। मतलब कि जो 27 परगना हम लोग देखे थे ना, इधर हम लोग जो पढ़े थे यहाँ पे विट्ठल राव दिनकर के समय में, तो मतलब ये सूबा शासन, ठीक है, सूबे शासन के समय हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विट्ठल राव दिनकर नाम का जो सूबेदार था, उनके द्वारा 27 परगने बनाए गए थे। ठीक है, परगना पद्धति लागू किया गया था और 27 परगना इस प्रकार से बनाया गया था। तो ये हम लोगों ने देखा था। तो ये 27 परगना यहाँ पर हम लोग देखे थे, वो 27 परगनों को सीमित करके इन्होंने 9 परगना बना दिया। 9 परगना, लेकिन पहले यहाँ पर 8 परगने बनाए थे। ठीक है, देखो 27 पहले बना हुआ था, 27 के बाद इन्होंने, किन्होंने? ये एगन्यू ने 8 परगने बनाए, और कुछ समय बाद इसको एक और बढ़ा करके 9 परगना कर दिया गया। ठीक है, मतलब टोटल यहाँ पर 9 परगने में सीमित कर दिया। पहले ये 8 परगना हुआ, उसके बाद फिर 9 हुआ। सबसे शुरू में 27 के बाद 8, और 8 के बाद फिर 9। अब देखो 9 जो परगने यहाँ पर बनाए गए थे, इसका नाम तो फिलहाल यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन एक बार मैं बोल देता हूँ, चाहे तो उसको आप लिख सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सा था? एक तो रतनपुर था, एक रायपुर था, एक धमतरी था, एक दुर्ग था, एक धमधा था, नवागढ़, खैरागढ़, राजहरा, और लास्ट में एक बनाया गया था बालोद। ठीक है, बालोद को बाद में बनाया गया था। तो इस प्रकार से सबका नाम है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं सिंपल शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो रतनपुर, एक रायपुर था, फिर धमतरी, फिर दुर्ग, फिर एक धमधा है ना, धमधा है, नवागढ़ और खरौद है ना, खरौद, एक राजहरा, और इसके बाद एक लास्ट में बना था बालोद है ना। ये बालोद को बाद में बनाया गया है ना, 9वें क्रम का ये इस प्रकार से बना था। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर ये इधर 4 और ये 4, 8 हो गए, ये 9 हो गया। तो 9 टोटल मतलब 9 परगने में इन्होंने सीमित किया। चलिए, तो 9 परगने थी, इतना याद रख लीजिए, काफ़ी है। उनका नाम आप लोग नहीं, मतलब रटना नहीं पड़ेगा, 9 परगने एकदम रटते रहे, आपको नहीं रहना है, लेकिन बस इतना याद रखेंगे। और लास्ट में यहाँ पर जो बालोद बनाया गया था उसको याद रखेंगे, 9वें क्रम का जो बालोद बना था ना उसको याद रखना। और जो बालोद था उसको 1820 के आसपास शामिल किया गया था। ठीक है, बाकी ये सभी 1818 के आसपास बन गया था, बाकी बालोद को 20 में शामिल किया गया। चलिए, तो कैप्टन एगन्यू द्वारा ये 9 परगने में सीमित कर दिया गया, ये भी देख लिए। इसी के काल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके काल में क्या हुआ था? सावंत भारती का
विद्रोह हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इसी के समय में परलकोट का भी विद्रोह हुआ था, है ना, परलकोट का विद्रोह हुआ था 1824-25 के आसपास। हम लोग देखते हैं ये जो परलकोट का विद्रोह है ये हुआ था, परलकोट का विद्रोह। ठीक है, तो आगे हम लोग परलकोट के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जब बस्तर का इतिहास देखेंगे तो वहां पर परलकोट का विद्रोह आता है, इसको बहुत डिटेल में हम लोग समझते हैं, इसको देखेंगे। सामंत भारती के विद्रोह देख लीजिएगा, ज़्यादा एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो बस याद रखेंगे सामंत भारती का विद्रोह किसके समय हुआ था, तो कैप्टन एगन्यू के समय हुआ था। चलिए, तो इस प्रकार से ये हो गया। एगन्यू से न्यू याद रखेंगे, नया नया काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नया रायपुर मतलब नया राजधानी बनाया गया रायपुर को, नए नए प्रशासनिक पद वगैरह मतलब नए नए पद इन्होंने सृजन किया, है ना, बरार पांडे वगैरह का पद था और अमीन का पद है, पोतदार है, वो सब इन्होंने सृजन किया। अब देखिए इसके बाद हंटर के द्वारा ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया गया था, बस नाम याद रखेंगे। अगला आते हैं सैंडिस। तो जो सैंडिस है, सैंडिस होते हैं समझौता के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब समझौता के लिए बहुत आगे रहते हैं ये। इसके समय में बहुत ज़्यादा समझौता होता है, जैसे किसी किसी राज्यों के बीच में, किसी किसी करद राज्यों के बीच में अगर कुछ विवाद चल रहा है तो इसको समझौता करने के लिए पहुंच जाते थे सैंडिस। तो सैंडिस से समझौता याद रखेंगे, सैंडिस से समझौता याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर इधर देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इधर देख लीजिए। ताहुतदारी प्रथा का इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, ताहुतदारी प्रथा का इन्होंने शुरुआत किया था। ताहुतदारी होता क्या है, जैसे कि कोई बंजर भूमि है, कोई बंजर ऊसर कोई अगर भूमि है कहीं पर जिसमें कोई खेती वेती नहीं हो रहा है, तो उसको स्थानीय लोगों को दे दिया जाता था इनके द्वारा। मतलब ताहुतदारी प्रथम यही होता था कि उसको स्थानीय कुछ लोगों को दे दिया जाता था। 4-5 साल तक वहाँ पर वो स्थानीय लोग वहाँ पर खेती करते थे। भूमि जैसे ही कुछ उर्वरता मतलब उर्वरता उसकी बढ़ जाती थी, उर्वरक शक्ति जो उसकी बढ़ती थी जमीन की, फिर उसको ताहुतदारी से हटा करके तालुकदारी व्यवस्था में दिया जाता था, या फिर ठेकेदार या फिर जो जमींदारी व्यवस्था होती थी वो इस प्रकार से चलाया करते थे। तो यहाँ पर याद रखेंगे ताहुतदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो सैंडिस ने की थी। अब देखो ताहुतदारी प्रथा में मैंने क्या समझाया कि कोई अगर बंजर उसर अगर कोई भूमि है उसको 4-5 साल के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों को दे दिया जाता था, जिससे वो जमीन की उर्वरता शक्ति बढ़े। ठीक है, ऐसा टाइप का होता था ताहुतदारी प्रथा। या फिर लास्ट में अपन जब प्रशासन देखेंगे तो वहाँ पर ताहुतदारी तालुकदारी इन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्या इनमें डिफरेंस होता है उसको देख लेंगे। चलिए, तो ताहुतदारी प्रथा की इन्होंने शुरुआत की और 2 ताहुतदारी इन्होंने बनवाया। कौन कौन सा, एक लोरमी और तरेंगा, इसको याद रखेंगे। ठीक, एग्जाम में पूछा गया है। लोरमी और तरेंगा ताहुतदारी किसके समय में बनाया गया था, तो सैंडिस के समय बनवाया गया था। ठीक है, सैंडिस के समय में लोरमी और तरेंगा 2 ताहुतदारी का निर्माण किया गया था। सैंडिस मैं बताया हूं कि समझौता करने के लिए बहुत आगे रहता था। बस्तर, कांकेर और जयपुर जैसे जो करद राज्य थे, करद राज्य मतलब कि कर देने वाले जो राज्य होते थे, उनके बीच में जो विवाद जो चल रहा था उसका इन्होंने समझौता किया। ठीक है, सैंडिस ने क्या किया, समझौता किया। तो सैंडिस से समझौता याद रखेंगे। तो सैंडिस ने क्या किया, ये जो इनके बीच में जो विवाद चल रहा था, बस्तर, कांकेर, जयपुर राज्य के बीच में जो विवाद चल रहा था, जयपुर मतलब कि जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ इस प्रकार से है, तो इधर ये कांकेर है, इधर बस्तर है, इधर जयपुर था। ठीक है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। तो बस्तर, कांकेर, ठीक है, कांकेर, बस्तर और जयपुर, इनके बीच में जो विवाद चल रहा था इसको इन्होंने समझौता करके निपटारा किया। ठीक है, मतलब इनके बीच में क्या किया, समझौता करवाया। बस्तर और करौंद राज्य मतलब कि कालाहांडी वाले क्षेत्र का में जमींदारी का जो विवाद चल रहा था इन्हीं के समय में सामने आया हुआ था। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम में पूछा गया है। मतलब कि इस प्रकार से इधर बस्तर और इधर कालाहांडी वाला क्षेत्र, ठीक है, इधर कालाहांडी वाले क्षेत्र है, तो बस्तर और कालाहांडी वाले क्षेत्र में भी जो जो विवाद चल रहा था इसको भी इन्होंने क्या किया, सुलझाया। चलिए, तो सैंडिस से याद रखेंगे समझौता करने के लिए आगे था, है ना। ये 2-3 जगह इन्होंने समझौता किया। इसके अलावा इन्होंने ताहुतदारी प्रथा का शुरुआत किया। ठीक है, 2 ताहुतदारी बनवाया। कौन कौन सा, एक लोरमी और तरेंगा। वैसे आगे जब हम लोग पुनः मराठा शासन देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये सिरपुर और लवन, ये 2 ताहुतदारी यहाँ पर भी बनाया जाएगा, रघुजी तृतीय के समय में बनवाया जाएगा। इसको हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, अगला कौन यहाँ पर ब्रिटिश अधीक्षक आएगा, कैप्टन विल्किंसन आएगा। ठीक है, विल्किंसन। तो इसके समय में भी कोई विशेष काम नहीं किया गया है, ये भी इसको छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा इसके बारे में ऐसा कुछ जानकारी नहीं है, सिंपल नाम याद रखेंगे। इसका बाद है क्राफर्ड। तो क्राफर्ड के समय में ब्रिटिश जो अधीक्षक आ रहे थे, ये अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक है ना। ब्रिटिश अधीक्षक कौन है, अंतिम वाला, तो ये क्राफर्ड है। तो ये अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक है। 6 जून 1830 को कृष्णराव अप्पा को छत्तीसगढ़ का सत्ता ये हस्तांतरित कर दिए। मतलब छत्तीसगढ़ का जो सत्ता है वो हस्तांतरण हो गया किसके पास, कृष्णराव अप्पा के पास। कृष्णराव अप्पा कौन है, अब देखो यहां पर ध्यान से समझिएगा। ये जो क्राफर्ड हैं वो 1830 तक के ब्रिटिश अधीक्षक बन के हमारे छत्तीसगढ़ में आए हैं।
अब ब्रिटिश अधीक्षक वाला मतलब कि ब्रिटिश काल यहाँ पर अब जो मराठा मतलब मराठे जो ब्रिटिश के अधीन है, तो मराठे अब क्या करेंगे, उसको स्वतंत्र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रघुजी तृतीय हैं वो वयस्क हो चुके हैं। रघुजी तृतीय क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। मतलब अब 1830 से क्या हो जाएगा, जो नागपुर जो साम्राज्य है, फिर जो मराठे हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगे। ब्रिटिश नियंत्रण था अभी, अब नियंत्रण से बाहर आएगा। तो 1830 में जैसे ही जो रघुजी तृतीय बड़े होते हैं, पुनः मराठा शासन शुरू हो जाएगा। पुनः क्या होगा, मराठा शासन शुरू हो जाएगा, मतलब कि ब्रिटिश के नियंत्रण से बाहर आ जाएगा मराठा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो क्राफर्ड थे, छत्तीसगढ़ के जो प्रशासन को संभाल रहे थे क्राफर्ड, वो अपने प्रशासन को किसको सौंपेंगे, कृष्णराव अप्पा को सौंपेंगे, क्योंकि कृष्णराव अप्पा हमारे छत्तीसगढ़ में जिलेदार बन के अब आएंगे। मतलब कि अब छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था शुरू होने वाला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अभी अब जिलेदारी व्यवस्था शुरू होने वाला है। अभी यहाँ पर जो ब्रिटिश अधीक्षकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन चल रहा था, वो अब अधीक्षक के माध्यम से न चल करके अब जिलेदारों के माध्यम से प्रशासन चलेगा। ठीक है, जिलेदारों के माध्यम से प्रशासन चलेगा। और नागपुर वाले क्षेत्र में रघुजी तृतीय बैठ करके शासन करेंगे। नागपुर वाले मतलब कि मराठा अगला जो शासक बनने वाले हैं, मराठा शासक अगला जो बनेगा, कौन बनेगा, रघुजी तृतीय बन जाएगा। वयस्क हो चुका है ये 1830 से। तो जब रघुजी तृतीय अब अगला मराठा शासक बनेंगे, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था लागू करते हैं, और छत्तीसगढ़ में जिलेदारों को मतलब नियुक्त करके भेजा करते थे। तो अगला अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कृष्णराव अप्पा वगैरह के बारे में, जितने भी जो जिलेदार हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब पुनः मराठा के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो पुनः मराठा शासन हम लोग अब कब से देखते हैं, 1830 से लेकर के 1854 तक के हम लोग देखते हैं, है ना। 1854 तक हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो डलहौजी होता है, उसके हड़प नीति के तहत जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है या फिर जो नागपुर वाला क्षेत्र है, उसको हड़प लिया जाता है। और 1854 के बाद हम लोग क्या देखते हैं, अंग्रेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शासन शुरू हो जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। चलो, तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में शुरू हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे 1857 की क्रांति पढ़े हैं ना, 1857 की क्रांति। तो यही 1857 की क्रांति के बाद हम लोग आगे पूरा अंग्रेजों के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जो पुनः मराठा शासन है वो कब से कब तक रहेगा, 1830 से लेकर के 1854 तक रहेगा, ये हम लोगों ने समझा। तो छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय ने जिलेदार नियुक्त कर शासन किया, है ना। रघुजी तृतीय ने जिलेदारों को नियुक्त करके शासन को संभाला। और मुख्यालय किसको बनाया गया था, रायपुर को बनाया गया था। वैसे भी एगन्यू ने रायपुर को मुख्यालय बनाकर शासन करना शुरू कर दिया था। मतलब अब जो अगले जो जिलेदार आएंगे, वो जिलेदार भी कहाँ रहेंगे, रायपुर में ही रह करके, मतलब कि रायपुर को ही मुख्यालय बना करके हमारे छत्तीसगढ़ के प्रशासन को संभालेंगे। और इसके समय में दो नए क्षेत्र, मतलब कि सिरपुर और लवन, इनमें ताहूतदारी व्यवस्था शुरू की गई। मतलब इन दोनों क्षेत्र में ताहूतदारी व्यवस्था लागू की गई। पहले भी हम लोगों ने देखा है यहाँ पर ताहूतदारी व्यवस्था ये शुरू किया गया था सैंडिस के समय में, है ना। सैंडिस ने यहाँ पर लोरमी और तरेंगा को दो नया ताहूतदारी बना करके मतलब कि वहाँ ताहूतदारी व्यवस्था चालू किया गया था। अब यहाँ पर जो रघुजी तृतीय हैं, इन्हीं शासनकाल में भी यहाँ पर सिरपुर और लवन, ये दोनों को ताहूतदारी व्यवस्था चालू किया जाएगा। मतलब यहाँ पर भी ताहूतदारी व्यवस्था चालू किया जाएगा। तो टोटल अब कितने ताहूतदारी यहाँ पर हो चुका है, 4। ठीक है, 4 क्षेत्र ऐसे हैं, 4 क्षेत्र ऐसे बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ पर ताहूतदारी व्यवस्था लागू है। ठीक है, आगे हम लोग और देखने वाले हैं। ठीक है, और आएगा, मतलब जब अंग्रेज पढ़ेंगे ना 1854 जब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद और भी ताहूतदारी वहाँ पर बनाया जाएगा। लेकिन ये भी यहाँ तक ये सिर्फ 4 हम लोगों ने देखा है। 2 बनाया गया है किसके शासनकाल में, सैंडिस के समय में। ठीक है, 2 लोरमी और तरेंगा, है ना। ऐसे कुछ याद रख लीजिए इसको, लोत बनाकर याद रख लीजिए, लोत ऐसे याद रखिए, या फिर तलो, किसी भी तरीके से याद रख लीजिए इसको। और किसके समय, सैंडिस। और यहाँ पर सिरपुर, तो रघुजी तृतीय के समय में सील ऐसे याद रख लीजिए, सील। ठीक है, ऐसे सील बनाकर याद रखिए, सील लोढ़ा टाइप का। तो चलिए किसी भी तरीके से उसको याद रख सकते हैं। तो रघुजी तृतीय के समय ये सिरपुर और लवन 2 ताहूतदारी बनाया गया। इन्होंने नरबली प्रथा, देखो अब रघुजी तृतीय के बारे में कुछ कुछ विशेषताओं को याद रखेंगे। जब ये छत्तीसगढ़ में, मतलब कि इनके द्वारा नागपुर वाले क्षेत्र में शासन किया जा रहा है। ठीक है, रघुजी तृतीय नागपुर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, तो इन्हीं के समय में नरबली प्रथा पर रोक लगाया जाता है। नरबली प्रथा पर क्या लगता है, रोक लगाया जाता है। 1831 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ठीक है, सती प्रथा पर भी इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। 11 दिसंबर 1853 को 47 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, किसकी, रघुजी तृतीय की। चलिए, तो रघुजी तृतीय की जब मृत्यु हो जाती है 1853 में, इसके बाद नागपुर वाले क्षेत्र में अगला जो कोई भी प्रशासक ना होने की वजह से डलहौजी की जो हड़प नीति है उसके तहत
नागपुर वाले क्षेत्र को हड़प लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइप से हम लोग अब अंग्रेज जब पढ़ेंगे ना, अंग्रेजी प्रशासन जब हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे 1853 के बाद वाला। तो इस प्रकार से हमारा जो रघुजी तृतीय है, ये हम लोगों ने देखा रघुजी तृतीय जब नागपुर में बैठ करके शासन कर रहे हैं, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में ये जिलेदारों को नियुक्त करते हैं और जिलेदारी व्यवस्था के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन है वो संचालित किया जाता है। ठीक है, मुख्यालय बनाया जाता है रायपुर को। तो ये जो जिलेदार हैं इन सबका नाम ऐसे याद रख लेंगे, है ना। जैसे कि मैंने कुछ याद रखा हुआ है कि अब देखो फिलहाल याद रखने का तो ऐसा कोई विशेष तरीका नहीं है ना, लेकिन ऐसे कुछ याद रख सकते हैं, है ना। पहले कृष्ण राव है, फिर अमृत राव है, फिर क्या है सदरुद्दीन है, तो काश से लिखा हुआ है, और यहाँ पर फिर दुर्गा प्रसाद है, इंदुक राव है, सखाराम बापू है, तो दिस है। ठीक है, तो कस दिस, अब यहाँ पर गोगो है, मतलब कि गोविंद और गोपाल है, तो कस दिस गोगो, ऐसे टाइप से इसको कुछ ट्रिक बनाकर चाहे तो याद रख सकते हैं, या फिर सिंपल अगर नाम याद हो जाता है तो याद रख लीजिए, या फिर इसके पहले लेटर को जोड़ कर इस प्रकार से कुछ चाहे तो बना भी सकते हैं, ऐसे टाइप से। वैसे कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन आप जैसे भी तरीके से याद रख लिए, कस दिस गोगो से आप याद रख सकते हैं, फिर और किसी भी तरीके से याद रख लीजिए इसको। तो ये ऐसा कुछ हुआ था। अब देखो इन्हीं के शासनकाल में, मतलब कि जो रघुजी तृतीय हैं, इन्हीं के शासनकाल में कुछ कुछ विद्रोह हुआ था। ठीक है, विद्रोह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इनको याद रखेंगे। तो एक तो धमधा का विद्रोह हुआ था 1830 में। क्या हुआ था? धमधा का विद्रोह हुआ था, जिस समय ये मतलब कि छत्तीसगढ़ में जब जिलेदारी व्यवस्था प्रारंभ इन्होंने किया, जिलेदार नियुक्त किया, जिलेदार बनकर कृष्णराव अप्पा जब छत्तीसगढ़ में आए, कौन भेजे? रघुजी तृतीय भेजे। तो इस समय धमधा के जो जमींदार हैं उनका विद्रोह हुआ था, धमधम का विद्रोह हुआ था। इसके बाद बरगढ़ का विद्रोह हुआ था, फिर तारापुर का विद्रोह। ये सब बस्तर के इतिहास से पढ़ेंगे। ठीक है, ये तारापुर को, मेरिया को, सब बस्तर के इतिहास में हम लोग देखेंगे। तो तारापुर का विद्रोह हुआ था 1842 में, है ना, बहुत लंबे समय तक चला, 1854 तक चला था ये। मेरिया विद्रोह हुआ था इसी के समय में, 1842 से लेकर 1863 तक, इस प्रकार से। और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो भी हम लोग देखने वाले हैं, धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभाव है वो बढ़ रहा था, इसी वजह से तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, ये सबको देखते हैं। ठीक है, अंग्रेज और मराठा दोनों इस प्रकार छत्तीसगढ़ में उनका प्रभाव धीरे धीरे साइड से बढ़ रहा था। तो ये मेरिया विद्रोह देखने वाले हैं, जैसे कि बस्तर वाले क्षेत्र में नरबली प्रथा प्रचलित था। दंतेवाड़ा जो मंदिर है, दंतेश्वरी माता का मंदिर है, वहाँ पर नरबली प्रथा प्रचलित है। तो वहाँ पर वो जो नरबली प्रथा था, मतलब जो नरबली चढ़ाया जाता था, उसी को मेरिया बोला जाता था। तो वहाँ पर जो विद्रोह हुआ, स्थानीय लोग वहाँ पर नरबली प्रथा को कंटिन्यू करना चाहते थे, और यहाँ पर अंग्रेज और मराठा उसको बंद कराना चाहते थे, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाते थे। इसी वजह से विद्रोह हुआ। तारापुर वाला जो परगना था, बस्तर में तारापुर परगना, वहाँ पर विद्रोह हुआ था, है ना। दलगंजन सिंह वगैरह हम लोग देखने वाले हैं बस्तर वाले क्षेत्र में। तो ये विद्रोह हुआ था, बरगढ़ का विद्रोह हुआ था। तो इस टाइप से बहुत सारा विद्रोह जो कि रघुजी तृतीय के शासनकाल में हुआ था। और रघुजी तृतीय के शासनकाल में यहाँ पर जो भी जिलेदार आए थे, ये जिलेदार के बारे में ऐसा कुछ विशेष हमको नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखेंगे, नाम इसका पूछा गया है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासन है उसको देखा। अब इससे संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन है, इसको और देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी डाउट वगैरह है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 1817 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, मतलब कि जो सीताबर्डी का युद्ध मैं बताया था ना, वही है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई? तो पहला ऑप्शन में क्या है, अंग्रेजों ने हार मान ली। अंग्रेजों ने हार नहीं माना था, मराठा हार गए थे। सही बात है, मराठा हार गए थे। रतनपुर ने सभी मराठा, ये सब फालतू लिखा हुआ है, कोई काम करने। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, मराठा हार गए थे, है ना। लड़ाई अनिर्णायक रही, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ये भी नहीं है। चलो, तो इस प्रकार से था, मतलब कि आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन ने, मतलब अंग्रेजी शासन के अधीन आया, मतलब छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष अंग्रेजी शासन के अधीन आया, यह पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने क्या देखा है, 1818 में अधीन आया था, है ना। पहली बार हमारा जो छत्तीसगढ़ है अंग्रेजों के अधीन कब आया था, 1818 में आया था। 1818 से लेकर 1830 तक के ब्रिटिश के नियंत्रण में जो मराठा रहते हैं, तब तक के अंग्रेज शासन करते हैं। फिर उसके बाद 1830 के बाद पुनः मराठाओं का शासन शुरू हो जाता है। फिर 1854 के बाद फिर अंग्रेज आते हैं। तो इस प्रकार से इनका आना जाना लगा रहता था। देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक का अधीन था, यह बोला जा रहा है। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में जब
अंग्रेजी नियंत्रण शामिल हुआ, मतलब अंग्रेजों के अधीन जब गया हमारे छत्तीसगढ़, उस समय भोसला शासक कौन था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये जो सीताबड़ी की लड़ाई वगैरह में अप्पा साहब की पराजय हुई, मतलब कि इसी समय क्या हुआ था, हमारा जो छत्तीसगढ़ है 1818 से अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया, है ना, अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। तो इस समय कौन था, अप्पा साहब था। तो जिस समय अंग्रेजी नियंत्रण शामिल हुआ 1818 में, उस समय कौन था, अप्पा जी था। ठीक है, अप्पा जी मतलब कि अप्पा साहब ही है। इसका देखिए, नागपुर राज्य का ब्रिटिश संरक्षण काल में इस राज्य का प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था। प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, एडमंड, है ना, ए न्यू हंटर सैंडिस विल क्राई, ऐसे देखें तो ए न्यू हंटर से क्या था, एडमंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। अब देखो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो कि सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुआ था या फिर कौन सा नहीं हुआ था। ऐसा क्रम, फिलहाल तो क्रम को छोड़िए, देखिए कौन कौन है पहले। एडमंड था क्या, हाँ एडमंड था। एगन्यू था, एगन्यू भी था। हंटर था, हंटर भी था। सैंडिस था, ये भी था। मतलब कि सभी के सभी थे। और इसका क्रम पूछा, मतलब कि क्रम में हमको जमाना पड़ेगा। मतलब कि एडमंड पहले देखो, ए न्यू हंटर सैंडिस विल क्राई, तो ए न्यू हंटर, ठीक है, हंटर से एच यहाँ पर और सैंडिस, तो सिंपल ये क्रम में जमा हुआ है। मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, 1 2 3 4, ठीक है, ए न्यू हंटर सैंडिस विल क्राई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया। तो क्या था, न्यू, ठीक है, कौन सा न्यू, मेजर एगन्यू, ये ऐसे न्यू राजधानी, ठीक है, न्यू से याद रखेंगे, नया राजधानी इन्होंने बनवाया था। इसका देखिए अगला क्वेश्चन, इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सामंत भारती का विद्रोह हुआ। ठीक है, किस ब्रिटिश अधीक्षक के समय में सामंत भारती का विद्रोह हुआ था। तो ये भी क्या था, एगन्यू का ही समय हुआ था क्या, देखिए एक बार, हाँ ये एगन्यू का समय ही क्या हुआ है, सामंत भारती का विद्रोह है। ठीक है, सावंत भारती का विद्रोह एगन्यू, और परलकोट का भी विद्रोह क्या हुआ है, इसी के समय हुआ है। चलिए तो इसका आंसर क्या रहेगा, मेजर एगन्यू रहेगा, है ना, मेजर एगन्यू बोलो या फिर कैप्टन एगन्यू बोलो, दोनों वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एगन्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था। मैंने बताया था कि बहुत सारे उन्होंने प्रशासनिक सुधार किया था, तो उसी के अंतर्गत बहुत सारे कर्मचारी वगैरह को नियुक्त ये किए थे। तो जैसे कि बरार पांडे नाम का एक पद था, इन्होंने इनका सृजन किया। एक पोतदार नाम का पद का इन्होंने सृजन किया था। इसी प्रकार से एक अमीन नाम का पद था, उसका भी इन्होंने सृजन किया था। अमील नाम का कोई पद, ऐसा पद नहीं था। तो मतलब कि 1 2 और 4, ठीक है, ये 1 2 और 4 रहेगा, ठीक है, तीसरा नहीं रहेगा। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक, ठीक है, अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, है ना, हंटर है क्या, नहीं है, हैविट तो है ही नहीं, ब्रिटिश अधीक्षक ही नहीं है ये तो, सैंडिस भी नहीं था, क्राफर्ड, ठीक है, क्राफर्ड क्या था, अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक था। ठीक है, एन न्यू हंटर सैंडिस विल क्राई, क्राई से क्या रहेगा, क्राफर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर और करौंद का विवाद, ठीक है, बस्तर और करौंद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश अधीक्षक के सामने आया। तो मैंने क्या बोला था कि सैंडिस क्या करेगा, समझौता करेगा, सैंडिस से समझौता, तो क्या रहेगा इसका आंसर, सैंडिस रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर सैंडिस बहुत सारे समझौता के लिए ही ज्यादा प्रसिद्ध था। देखिए तो अब यहां पर हमको पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, मैच द कॉलम टाइप का। तो कैप्टन एडमंड, एडमंड हम लोगों ने क्या देखा था, एडमंड के समय डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था क्या, ठीक है, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, ऐसे। एगन्यू नया नया काम करवाने के लिए प्रसिद्ध था। एगन्यू देखो न्यू राजधानी है, कहीं पर है ये न्यू राजधानी, है ना, रतनपुर से रायपुर को राजधानी स्थानांतरित कर लिया। सैंडिस क्या करेगा, समझौता करेगा, कहाँ है समझौता, देखो बस्तर और करद राज्यों के बीच क्या, सैंडिस से समझौता हो गया। क्राफर्ड क्या करेगा, छत्तीसगढ़ का, मतलब छत्तीसगढ़ का
छत्तीसगढ़ के प्रशासन का मराठों को हस्तांतरण, मतलब कि लास्ट ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में यही था। इन्होंने क्या किया था, सत्ता को हस्तांतरित किया मराठों को, ठीक है, मराठों को सत्ता सौंप दिया। चलिए, और सत्ता उन्होंने कब सौंपा था, क्या देखे थे हम लोग, 6 जून 1830 को ना। सत्ता कब सौंपा गया था, 6 जून 1830 को। 1830 याद रखेंगे, उतना काफी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था। ठीक है, रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था। देखिए, कृष्णराव अप्पा था क्या, ठीक, ये तो था। केशव गोविंद था क्या, देखना पड़ेगा। गोविंद राव था क्या, हाँ ये भी था। इंदुक राव था क्या, ये भी था। केशव गोविंद नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केशव गोविंद कोई भी मतलब जिलेदार नहीं था, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ है, देखिए है क्या कहीं पर केशव गोविंद, नहीं है। जबकि क्या है, देखो, इंदुक राव है, गोविंद राव है, कृष्ण राव है, अमृत राव है, ये सभी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इस क्षेत्र को जिला कहा गया, मतलब जिला कहा जाता था, और प्रशासकों को जिलेदार कहा जाता था। ठीक है, मतलब कि जिला बोलो या फिर जिलेदार बोलो, अब तो फिलहाल पहले जिला कहा जाता था, अब जिला जिला बोलते हैं इसको, है। तो जिला कहा जाता था, मतलब छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था उसको जिला कहा जाता था, और जिलेदार के माध्यम से मतलब कि जिलेदार कहा जाता था। कब से कब तक कहा जाता था, तो ये कहा गया 1830 से लेकर के 1854 तक के। इसका देखिए 8वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताहूतदार, मतलब ताहूतदारी नहीं था। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सा ताहूतदारी नहीं था, ये बोला जा रहा है। तो 2 ताहूतदारी बनाया गया था। देखिए 2 ताहूतदारी बनाया गया था सैंडिस के द्वारा, ठीक है, लोरमी और तरेंगा। और उसके बाद यहाँ पर सिरपुर और लवन, ठीक है, ये बनाया गया था रघुजी तृतीय के शासनकाल में। तो सिरपुर और लवन और लोरमी और तरेंगा, ये 4 तो बन चुके थे, है ना, 4 बन चुके थे। अब देखो इसमें से कौन सा है, ये संजारी नहीं बना था। ठीक है, देखो सिरपुर, लोरमी, तरेंगा ये सब बन चुके हैं, संजारी ये नहीं था ताहिदारी। ठीक है, ये चारों में संजारी नहीं है। जो संजारी हो बाद में बनेगा। ठीक है, संजारी कब बनेगा, बाद में बनेगा, जब अंग्रेजी नियंत्रण जब शुरू हो जाएगा ना, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में 1854 के बाद अंग्रेजों का पुनः प्रशासन शुरू होगा। मतलब कि पुनः जब अंग्रेज हमारे छत्तीसगढ़ में आकर के शासन करेंगे, अंग्रेजों के दिन हम चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, संजारी को बनाया जाता है। देखिए अगला, धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर का भोसला शासक कौन था। तो धमधा का जो गोंड राजा था उसका विद्रोह के समय कौन था, नागपुर का भोसला शासक, तो ये रघुजी तृतीय था, है ना। भोसला के यहाँ पर देखे थे हम लोग, धमधा के गोंड राजाओं का विद्रोह कहीं पर देखो है, ये देखो धमधा का विद्रोह था। तो धमधा का विद्रोह किसके समय हुआ है, रघुजी तृतीय के समय हुआ है। चलिए, इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगले क्लास में हम लोग ये सब के बारे में बात करेंगे, अन्य जो भी महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह है, जो प्रशासनिक चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर जो ताहूतदारी व्यवस्था हम लोगों ने देखा है ना, तो जो ताहूतदारी है सैंडिस के समय में एक लोरमी बनाया गया था, एक तरेंगा बनाया गया था, है ना, लोरमी और तरेंगा बना। फिर मराठा काल में हम लोग क्या देखते हैं, सिरपुर देखते हैं और लवन देखते हैं। रघुजी तृतीय जब आते हैं उस समय क्या, सिरपुर और लवन ये 2 ताहूतदारी बनता है। इसके बाद चाल से इलियर देखने वाले हैं, है ना। 1854 के बाद जब हमारे छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी प्रशासन शुरू हो जाएगा, अंग्रेजों का शासन जब शुरू होगा, तो यहाँ पर संजारी, खल्लारी और सिहावा ये और भी ताहूतदारी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी ताहूतदारी हैं कब कब बना है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है मराठा कालीन उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।